अपने दुख का ये तीसरा अफसाना है। बबल। दरबारी लाल शाम घर ही में बैठा था। सीता साथ बेकार हो रहा था। सीता के साथ बेकार हो रहा था। किसी के साथ बेकार होना इस हालत को कहते हैं जब आदमी देखते इवनिंग न्यूज़ गालिब की गज़लें पढ़ रहा हो, लेकिन ख़यालों में किसी सीता के साथ गर्क हो। सीता ने तो कहा था वो ठीक 6 बजे और सिनेमा की तरफ आने वाली सड़क के मोड़ पर खड़ी होगी। उसकी साड़ी का रंग सुनी हो गया, लेकिन दरबारी कंगज सर्कल में रहता था, जिसका नाम अब महेश्वरी ओयान हो गया था है। वह लाउड स्पीकर के एक फॉर्म में काम करता था। आमदनी तो कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन पैसे की कमी भी न थी। बाप मेहता गिरधारी लाल ने एक ही दिन में फॉरवर्डिंग में 3-4 लाख रुपए बना लिए थे और फिर एकाएक हाथ खींच लिए। अब तक खींचते हुए थे। आज भी कॉटन एक्सचेंज में उनके साथ मेहता साहब की मक्खन में से बाल की तरह से निकल जाने को पर गालियाँ देते तो वो जवाब में हंस देते हैं। ऐसी हंसी जो आदमी 3-4 लाख रुपया अंदर डालकर ही हंस सकता है। फिर बड़े भाई बिहारी लाल की शादी मारवाड़ियों के घर में हुई, जिन्होंने 20 शेर सोने के कड़े अपने लड़की के हाथों में डाल दिया और यूं उसे दरबारी के भाभी बना दिया। से एक बार दरबारी की अपनी बहन सतवंती नार एक लखपति इस्माइल सालेह मोहम्मद के साथ भाग गई, निकाह कर लिया। गली मोहल्ले पूरे शहर में हंगामा हुआ। बरसों मेहता साहब ने लड़की और दामाद दोनों को प्रेम कट्रियर अपने घर में घुसने ना दिया। आखिर मनमनौती हो गई। लड़के के रिश्तेदार कहते थे लड़के को बमुशर्रफ इस्लाम किया गया है और उसका नाम कनीज़ फातिमा है, और मेहता साहब कहते थे लड़के को शुद्ध करने के बाद उसका नाम सरदार मोहन रखा गया है। देखिए, लड़की का नाम कनीज़ फातिमा रखा गया, असल में उसका नाम सतवंती था। कनीज़ फातिमा जो हमारे कॉलेज में है वो कनीज़ फातिमा सतवंती नाम रखा गया। और जो लड़का का नाम था क्या था, मोहम्मद सालेह इस्माइल था, जिसका नाम सरदारी मोहन रखा गया था। लेकिन सरदारी मोहन या साले अपना नाम हमेशा SM नवाब रखते थे। SM नवाज, साले मोहम्मद नवाज, SM नवाज, साले मोहम्मद नवाब ही लिखा करता था, क्योंकि लड़के को इसकी कभी हरकत पर गुस्सा निकालने का और कोई ज़रिया ना था। इसलिए दरबारी लाल के जवार में जब भी सतवंती नार की पति या शौहर से मिलते तो यही कहते, क्यों बे साले। आज साले या सरदारी सतवंती दोनों घर पर थे और उनके बच्चे भी। उनके समय बिहारी और भाभी गुणवत्ती ने मिलकर दरबारी की शादी का मसला छेड़ दिया। औरतें मिसाली मुराद और मर्द मिसाली औरतों की बातें करते आपस में उलझने लगे। दरबारी बरामदे में बैठा अपने बारे में सारी गुफ्तगू सुन रहा था। एकाएकी वो लपका और अपने मुंह के लाउड स्पीकर को खिड़की की में से अंदर करते हुए बोला, मैं दरबारी लाल मेहता वल्द किरधारी लाल मेहता साकिन मुंबई हरगिज़ शादी नहीं करूँगा। सब उसकी आवाज़ पर चौंक गए। औरतों और बच्चों को तो जान ही निकल गई। दरबारी लाल वापस अपनी जगह पर आकर इवनिंग न्यूज़ का वर्क उलटने लगा और फिर सिनेमा की तरफ घर की मुड़ते हुए सड़क पर देखने लगा, जहां उसे कांसनी रंग की साड़ी की तलाश थी। अंदर सब हंस रहे थे। माँ भी उसके आकर शामिल हो गई थी। दरबारी घर बार का बांगा था। जिस तरीके से वह बालों पर हेयर टांग कर लगाता, मेहनत से उनको बैठाता, कैंची लेकर आईने के सामने
घंटा घंटा 2-2 घंटा मूँछों की नोक में सिर करता। सब बाकपन की दलीलें ही तो थी। बात दरअसल ये है कि शादी से पहले उम्र के उस हिस्से में लड़के लड़कियों की सी हरकतें करने लगते हैं और लड़कियां लड़कों की सी। फिर शादी होती है, आपस में मिलते हैं, तब कहीं जाकर अपना अपना काम संभालते हैं। दरबारी की इन हरकतों को देखकर घर की औरतें कहती थी, ये सब शादी की निशानियां हैं, और मर्द कहते हैं बर्बादी की। बरामदे में सीख तरखान ने जाली लगाने का काम आज ही शुरू किया था। वह दिन भर एक बेशकल, बेकायदा और खुरदरी सी लकड़ी की छीलना, उस पर रिंदा करता रहता था। इसीलिए सारे घर में लकड़ी के फसले की चपट्टियाँ बिखरी होती थी और पैरों में लगी रहती थी। जब ही सामने डॉन बास्को स्कूल में घंटी बजी और सफ़ेद सफ़ेद कमीज और नीली नीली फिक्रें पहनते हुए लड़के एक दूसरे पर गिरते पड़ते हॉस्टल के कमरे से निकले। शायद वो शाम की दुआ के लिए गिरजे की तरफ जा रहे थे। स्कूल की ग्राउंड में लंबा सा सफ़रगल पहने अभी तक फादर बच्चों की कॉफ्ट बाल खिला रहा था। उसने भी सीटी बजा दी। खेल ख़त्म कर दिया। सीता ना आई और सिनेमा की तरफ से उधर आने वाली सड़क पर कुछ गायें ईसाई सी बैठी थी। उधर सिनेमा की तरफ से उधर आने वाली सड़क पर कुछ गायें ईसाई सी बैठी थी और जुगाली कर रही थी। फिर उसी जानिब से एक कार अंदर की तरफ मुड़ी और दाएं तरफ बिल्डिंग के पीछे खड़ी हो गई। जब ही एक मोटी सी औरत आते हुए दिखाई दिया। उसके पीछे मद्रासी होटल और अटपी मालिक रामा स्वामी आ रहा था। मद्रासी है, रामा स्वामी आ रहा था। वो भी मोटा था, अगरचे वो मोटी औरत और अडबी का मालिक रामा स्वामी और अडीपी का मालिक रामा स्वामी एक दूसरे काफ़ी, ये बात याद रहे कि अडुपी का मालिक रामा स्वामी था, एक दूसरे काफ़ी फैसले पर थे। ताहम यहाँ दरबारी के यहाँ से यही मालूम होता था जैसे वो एक दूसरे को ढकेलते कोई अजीब सा खेल खेलते आ रहे हैं। सीता के बजाय उल्टी तरफ से मिस्री चली आई है। हमेशा की तरह आज भी उसके गोद में बच्चा था, बबल नाम जिसका था। बबल एक तंदुरुस्त बच्चा था, गोल मटोल, नर्म जैसे अस्फच का बना हुआ। उसने यूं तो कई दांत निकाल लिए थे, लेकिन नीचे की 2 दांत निस्बतन बड़े थे। कमीना हंसता तो वाल्ट डिज्नी का खरगोश मालूम होता। आज तक कोई ऐसा दिखाई न दिया जो बबल के हंसने देख कर बेइख्तियार न हंस दिया हो। बबल दरबारी ने पुकारा और हाथ और बच्चे की तरफ फैला दी। मुस्कुराते हुए बबल ने दरबारी के तरफ देखा और अंदर के किसी बेबसी सी तहरीक से एकाएकी दरबारी की तरफ हुंकाना शुरू कर दिया और वह अपनी माँ मिस्री से संभाला न जा रहा था। ठहरो, दरबारी ने कहा और कमर लेने के लिए अंदर लपक गया। वो भी भूल गया कि सीता आएगी और चली जाएगी। बबल के चेहरे पर एक पुरखुलूस मायूसी की लहर दौड़ गई और वह पल भर में वो यूँ महसूस करने लगा जैसे कह रहा हो, सारी दुनिया धूप है। फिर जैसे वो मायूस हो रहा था। सारी दुनिया धूप है। फिर जैसे वो मायूस हो रहा था, ऐसी ही दरबारी को आने देखकर खुश भी हो गया। बबल की माँ मिस्री की एक भिखारन थी। एहतियाज की नबीना पर इतनी छोटी सी उम्र में उसके बबल को भीख मांगने का फन सिखा दिया था। बाजार में जाती हुई वह बाबू किस्म के किसी भी आदमी के पास खड़ी हो जाती और बबल के एक रिहर्सल के हुए एक्टर की तरह उसके आदमी को धोती या कमीज़ की खींचने लगता, उस चीज़ की तरफ इशारा करने लगता जो उसे मतलूब होती। आदमी देखता, नज़रें बचाकर फिर देखता
और बेइख्तियार वो चीज़ खरीद कर बबल के हाथ में थमा देता। मिस्री बाबू के चले जाने के बाद बबल के हाथ से वो चीज़ें ले लेती और दुकानदार को वापस कर देती, पैसे खरे कर लेती और बबल रोता फिर चिल्लाता रह जाता। लेकिन दरबारी के साथ बबल और उसके मिस्री माँ का रिश्ता ऐसा ना था। वो मुरा लेकर उसे बचने का इशारा करता लेकर उसे बचने का सवाल ही पैदा कर देता होता। मगर मेरे साथ मिस्री को सीधे दुअन्नी या चवन्नी मिल जाती थी, जिससे बबल को कोई दिलचस्पी ना थी। उसे तो अपना कुरमुरा चाहिए था, जैसे माँ नहीं छीनती थी और ना किसी दुकानदार को देती थी कि वह मुर्दा सीधा मुंह में डाल दे लेता और उसे दांतों में पपोड़ लेते हुए हुमक हुमक कर उछल कर अपनी खुशनुदी का इजहार करता। आज जब दरबारी बबल को गोद में उठाया तो एक ही बार में मुर्दे से मुट्ठी पर भरते हुए वह मर्दों की तरह दरबारी ने कहा, कमीने साले। अंदर से साले या सरदारी की आवाज़ आई। क्या हुक्म है हुजूर? आपको गर्ज नहीं क्या फैज़ खंजूर खुजूर? दरबारी ने अंदर की तरफ मुंह करते हुए जवाब दिया और फिर बबल के प्यारे और दुलारे से गालों पर चेपत लगाए उसे मार कर लौटाते हुए बोला, इतना खुदगर्ज, सलाम ना दुआ, शुक्रिया, धन्यवाद, काम निकल गया तो अब तो कौन और मैं कौन। मिस्री फुटपाथ की ज़िंदगी ने शर्म को जिसके लिए एक तकल्लुफ़ बना दिया था। बेबाकी की इस बोली में ये सब ऐसे ही होते हैं बाबूजी। फिर बबल को छाती में छपाती वही खड़ी वो अपनी दुअन्नी या चवन्नी का इंतज़ार करने लगती। बबल हमेशा की तरह अलिफ में तोप निकल कर ज़रूर क्यों बदन के नज़दीक एक सालाना रंग पहने हुए जिसके तावीज़ लटक रहा था। उस लिबास में खुशी माँ के पास पहुँचते ही उसने अपना मुंह मिस्री की बड़ी छातियों में छुपा लिया, जहाँ से एक बहुत बड़े फातेह की तरह मुड़कर देखने लगा, जैसे वो किसी बहुत बड़े किले में पहुँच गया है। फिर नज़रों की तरकश ताने वह किले के कवरों पर बैठा सामने किसी जद्दाल फौज का जायज़ा लेने लगा। यूरश से पहले ही जिसके मिस्री की ख्वाब शर्माई और खूब ही इतराई। उसे यूँ मालूम लगा जैसे वह अपनी गोद में अनगिनत गोबियों और वाले कन्हैया को खिला रही हो और मिस्री के तस्वुर में जो पिया थी वो खुद भी उसमें से एक थी। जैसे बबल मिस्री का मन था। मिस्री की अपनी बरस्तियाँ उसके इर्द गिर्द नाच रही थी। बबल अभी एक गोभी के साथ फिर आंगन के दरबारी ने जो मिस्री बाई के साथ थोड़ी सी आज़ादी मिली थी उससे घबरा कर पूछ बैठा, उसके बाप का क्या नाम है? मिस्री। इसका बाप? मिस्री को जैसे सोचने में वक्त लगा। नहीं है। उसे जवाब में बहुत सी बातें थीं। ये भी थी कि वह मर चुका है और ये भी मरने के भी बदतर हो गया है। मिस्री, कहने दो। दरबारी में सोचने लगा, हो सकता है वो आदमी नहीं। उसके जवाब में बहुत सी बातें थी। ये भी थी कि वो मर चुका है और ये भी मरने में भी बदतर हो चुका है। दरबारी के सोचने लगा, हो सकता है वो आदमी नहीं, 5 रुपए का नोट ही उस बच्चे को हाथ का बाप हो। दरबारी ने आज ठन्नी मिस्री के हाथ पर रखने की बजाय बबल के हाथ पर रख दी। बबल ने सिक्के को हाथ में लिया और ज़ोर से बाजू को हिलाया और फिर उसे फेंक दिया। अठन्नी सड़क के किनारे में होली हुई गिरते हुए अठन्नी सड़क की सच पूछो बाबूजी,
तो मेरा मर्द यही है। तेरा मर्द? हाँ, मिस्री ने बबल की संभाला जो अपनी माँ के सर पर से पल्लू खींच रहा था और कहने लगी, ये कमाता है और मैं खाती हूँ। मिस्री बहुत बातूनी थी, वो और भी बहुत कुछ कहती। बबल और भी मर्द मांगता, लेकिन दरबारी को अपनी नज़रों के उफक पर काशनी रंग लहराता हुआ नजर आया। उसने जल्दी से मिस्री के अबनोसी हुस्न और बबल की गोरी चिट्टी मासूमियत को झटक दिया और उसमें चिल्लाया, साले साहब, अच्छा भाई कहकर वो अब जल्दी से सीता 18-19 वर्ष की एक लड़की थी जिसके पाँव सीता 18-19 वर्ष की एक लड़की थी जिसके माँ तो थी पर बाप मर चुका था। घर के हालात कुछ इतने ख़राब भी हो चुके थे क्योंकि मकान अपना था, जिसके कमीनों से कभी किराया वसूल होता था, कभी नहीं। सीता की माँ लक्ष्मी दाई यूँ तो अपने बेटी के शादी करना चाहती थी लक्ष्मी बाई, लेकिन शादी से पहले से ज़्यादा उसे बाप का ख्याल था। कोई ऐसा आए जो हर महीने अपने रुबाब से किराया कराए। शिवाजी पार्क में समुद्र के किनारे क्लब और भेलपुरी वालों ने तो 72 कर दरबारी और सीता एक दीवार का सहारा लेकर सीता 18-19 वर्ष की एक लड़की थी जिसकी माँ तो थी पर बाप मर चुका था। घर की हालात कुछ इतनी ख़राब भी ना थी क्योंकि मकान अपना था, जिसके मकीनों में से कभी किराया वसूल होता था और कभी नहीं। सीता की माँ लक्ष्मी दाई, सीता की माँ का नाम क्या? लक्ष्मी दाई यूँ तो अपनी बेटी को शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी से ज़्यादा उसे इस बात का ख्याल था कि कोई ऐसा आए जो हर महीने अपने रुबाब से किराया उठाए, ताकि सीता के कहने के मुताबिक दरवाजे पर हर महीने भेड़िया दिखाई देता, भाग जाए और जीना सुखी हो जाए। लक्ष्मण दाई से सीता ने दरबारी की बात भी की। पहले तो माँ शक और विश्व से उसका इजहार करने लगी, लेकिन जब उसे पता चला दरबारी का पूरा नाम दरबारी लाल मेहता है तो उसने झट से इजाज़त दे दी, क्योंकि मुंबई में जो लोग मकान का किराया उठाते रहते हैं उन्हें मेहता बोलते हैं। सीता का कद दरमियाना था, लेकिन बदन का तनासुर ऐसा जो मजदूरों के दिल में जज्बे पैदा कर देता था। वह कोई बेखुदी सी सीटी उसके होंठों पर चली आती है। चेहरे की तराश खराश अच्छी थी, लेकिन उसका पास आने ही से पता चलता था पलकें कुछ नम सी हो रहती, क्योंकि सीता की आंखों थोड़ी अंदर धसी हुई थी और उनकी बचाव के लिए पलकों को झलकना पड़ता था। लेकिन उसे धसी हुई आंखों ही की वजह से था कि सीता मर के दिल में बहुत दूर तक देखती थी। वह किसी को कुछ कहे ना कहे यह अलग बात थी, लेकिन जानती वो सब थी। हाँ, सीता के बाल बहुत लंबे थे, जिनके कारण दरबारी पूछा करता, तुम्हारे घर में कोई किसी बंगालन को तो भी ब्याह कर लाया था? सीता कहती थी, मैं खुद जो हूँ बंगालन, मेरा नाम सीता जुम्मेदार है। सीता जुम्मेदार है, जुम्मेदार है।
क्या पूरा सीता नाम क्या था? जुमेदार। उसका टाइटल क्या था? जुमेदार, याद रहे। दरबारी कहता, सीता मज़ेदार, और सीता हंसने लगती। वह खुश थी कि उसका कद सिर्फ इतना है जिससे वो अपने हसीन काले हैं चमकीले और लचकीले बालों वाले सर को दरबारी की छाती पर रख देती है और अपने वजूद की रूह तक को किसी के हवाले करके अपने सारे दुख भूल सकती है। और वो थोड़ी से फ़र्क से वो पति और पिता को एक कर सकती है। दीवार की ओट में बैठा हुआ दरबारी सीता से प्यार करता रहा। सीता न चाहती थी कि उसका प्यार अपनी हद से गुजर जाए। कमर के गिर्द हाथ बढ़ती ही सीता चौकनी होने लगी। उसने दरबारी को बातों में लगाना चाहा। ब्लाउज से उसने एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाली और दरबारी के मुंह के पास लेकर करते हुए बोली, देखो ये तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो? दरबारी ने पूछा और अनजाने से में सीता के कमरे हाथ में निकाल कर डिबिया की तरफ बढ़ा दिया। सीता ने डिबिया को परे हटा लिया और बोली, ऐसे नहीं, मैं खुद दिखाऊंगी। और फिर उसे दरबारी की नाक के पास करते हुए बोली, सूंघो शामत आमाल। दरबारी ने डिबिया की सूंघ लिया और उसे छींकने आने लगे। मोहब्बत का सारा खेल रुख रुखा हो गया और सारी छींक पर छींक मार रहा था और जेब से रुमाल निकाल कर बार बार अपनी नाक को पोंछ रहा था। सीता पास बैठी हंसी जा रही थी। ये दरबारी ने कहा, फिर छींकते हुए बोला, क्या मजाक है? सीता कहने लगी, तुम इसे मजाक कहते हो? 20 रुपये तो तोले की सवारी है। सवार? हाँ, सीता बोली, तुम छींकते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। दरबारी ने सीता की तरफ यूं देखा जैसे कोई किसी पागल की तरफ देखता है। सीता ने प्यार भरे निगाहों से उस पर डाली और कहने लगी, याद है पहली बार तुम मुझे कहाँ मिले थे? याद नहीं, दरबारी ने सर हिलाते हुए कहा, सिर्फ इतना ही पता है तुमसे कहीं पहली बार मिला था। हाँ, सीता ने सामने महात्मा गांधी स्विमिंग पूल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम नहा रहे थे, छींक रहे थे। मेरे साथ 3-4 लड़कियां और भी थी। उस दिन दफ्तर में आधे दिन की छुट्टी हो गई थी और हम यूं ही घूमती घुमाती इधर से निकल आई थी। इधर क्यों? यूं ही, सीता ने कहा। छुट्टी होते ही न जाने पर सब लड़कियां को क्या होने लगता है। हम घर बैठे नहीं सकते, ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं जैसे कुछ होने वाला है। फिर होता तो कुछ नहीं। जब ही पता चलता है कोका कोला पी रही हैं। सीता हंसी तो साथ दरबारी भी हंस दिया और अपनी बात जारी रखते हुए हंसने लगी। हम सब तुम्हारी तरफ देख कर हंस रही थी क्योंकि तुम छींकते हुए बूढ़े से फव्वारे से किनारे तक आ जा रहे थे और ऐसा करने पर सर से पैर तक दोहरे तेहरे हुए होते थे। बच्चे की तरह मिजाजी चाहा भाग के तुम्हें पकड़ लूं और पल्लू से तुम्हारा मुंह तुम्हारे नाक पोंछूं और पीछे एक चुप लगा कर कहूँ, अब जाओ मज़े उड़ाओ। दरबारी जैसे एक ही बात सोच रहा था। दूसरी लड़कियां कौन थी? एक कुमुद थी, याद रहे, एक कुमुद थी। यह किरदार है। एक कुमुद थी। हाँ, सीता बोली, दूसरी जूली। एक कुमुद, दूसरी जूली और वहाँ खड़ी के पैरामाउंट पर मेरे पास रहती है। तीसरी फिर एकाएकी रुकते हुए कहने लगी, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही दरबारी ने जवाब दिया, तुम्हारी सहेलियाँ तुम्हारी जूती की भी रेस नहीं करती। तुमने देखी है? देखी तो है। सीता का चेहरा थोड़ा खिल उठा था, मंद पड़ गया जब ही एक छींक ने दरबारी के चेहरे पर तोले, लेकिन
रुक गई। सामने देखते हुए बोला, आज दिन डूबता ही नहीं। समुद्र में ज्वार शुरू हो चुका था। लहरें किनारों की तरफ बढ़ रही थी और अपने साथ झीलपुर से बेशुमार पीतल खंडेर और मूंगफली की फले, नारियल के जोरी ही थी। फिर बीच में कहीं कोयले भी दिखाई देते थे। चौधरी अंदर खाली किश्तोरों पर बड़े बड़े जहाज़ों ने गम हल्काने के लिए समुद्र में फेंक दिए थे। तेल का इल्ज़ाम भी खुशकी पर डाल दिया था और उसे खाली किया हुआ डीजल रेत पर पहुंचकर उसके एक बड़े हिस्से को चकना और सियाह बना रहा था। सीता ने मुड़कर देखा। दरबारी की कुछ अजीब सी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। सिपाहियों की परे से उसने चिकने चेहरे पर चपट रही थी। दिन डूब रहा था। उसने अपने लाबनी बाजू दुनिया के दोनों किनारों से समेटे, उन्हें बगल में दबाकर एक गहरे केसरी रंग की गठरी से बना दूर पश्चिम के गहरे पानी में उतरने लगा। थोड़ी ही देर में उसका तेज जमीन की गोलियायों में गुम हो गया। अब किनारे और उसके मकानों और मकीनों पर वही रोशनी थी जो आसमान पर आवारा बादलों पर से होते हुए ज़मीन नीचे पर पड़ती है। दरजू होते हुए धीरे धीरे बड़े प्यार से अंधेरे को अपने जगह देती है, जैसे कह रहा हो, लो अब तुम्हारा राज है, जाओ मौज उड़ाओ। वही छींक जिससे दरबारी को सीता से कोसों दूर फेंक दिया था, एक ही वार में उसके करीब भी ले आई। सीता कांपने लगी। दरबारी हंसने लगा। इधर का तसल्लुत होने ही बोला, क्लब और सड़क पर कह लगा दो। एक तरफ हीरे वालों की झाबू और ठेलों पर टमटमाने वाले दिए भी लरजने लगे। जभी जैसे दीवार में से आवाज़ आई, दरबारी क्या करते हो? उसका मतलब है। दरबारी ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार का मतलब ये थोड़ी होता है। मैं जानता हूँ। दरबारी उठ खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करके जाने लगा। सीता ने उसे रोकने की कोशिश की और इल्तिजा आमेज लहजे में बोली, क्या कर रहे हो चांद? और रेत पर पड़ी हुई सीता दरबारी के पैरों से लिपट गई, जो गुस्से से कांप रहा था। दरबारी ने अपने पैर एक झटके के साथ छुड़ा लिए और बोला, बिच बड़ी पाकीज़ा बनती है, समझती है? मैं कुछ नहीं समझती। सीता ने वही घुटनों के बल घिसट कर फिर से दरबारी को पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हारी हूँ चंदा, चंदा, नस नस पोर तुम्हारी हूँ, पर मैं एक विधवा माँ की बेटी हूँ। मुझसे शादी कर लो, फिर कोई शादी वादी नहीं। दरबारी बोला, तुमसे जो कह दिया क्या वो काफ़ी नहीं? क्या मंतर फेरे ज़रूरी हैं? कानून की पकड़ उसके ओट ज़रूर है। पर दरबारी लाल रुक गया, जैसे अब भी उसे उम्मीद थी। हाँ ज़रूर है। सीता रोते हुए बोली, ये दुनिया मैंने तुम्हें नहीं बनाई है, मैंने तुमने नहीं बनाई है। दरबारी की आखिरी उम्मीद ये टूट गई और बोला, मैं प्यार को नहीं मानता। मैं बीच कोई भी पर्दा, कोई भी शर्त हो, रूहों का मिलना ज़रूरी है तो जिस्मों का मिलना भी। उससे स्वयं भगवान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा होगा। सीता बोली, तुम्हारी तरह इस बात को मानते हुए मैं किसी की परवाह नहीं करता। दरबारी गुस्से से पैर ज़मीन पर मारते हुए कहा, जो रेत में धंस गई। और फिर वह उन्हें खींचते देखने लगते हुए चल दिया। सीता पीछे लपकी। सुनो, अभी दरबारी ने दीवार की हद नहीं फान दी थी कि अब भी वो उसे सहारे बैठ सकते थे और अंधेरे को गले लगा सकते थे। एक दो लड़के फिजा में ताज्जुब देखकर रुक गए। फिर चने वाला आया, जिसकी फेरी में आग समुंदर की तरफ से आने वाली तेज़ हवा में हर लहजा बढ़ती जा रही थी। अब की सीता ने न सिर्फ दरबारी के पैर पकड़े, बल्कि
अपना सर बंगाली ज़मीन पर रख दिए और नम आंखों होंठ पर दरबारी पैरों तक चल रहा था और अंदर की आग से लरस रहा था। पैर चूमती और आंसू गिराते हुए सीता ने थोड़ा उठकर दरबारी की तरफ देखा और कहने लगी, तुम समझते हो मैं किसी पत्थर की बनी हूँ। मेरा तो मैं घल मिल जाने को जी नहीं चाहता। तुम मुझसे लगते हो तो क्या मेरा अंग अंग टूटने दुखने नहीं लगता। पर तुम क्या जानो एक लड़की की दुख। और फिर किसी आन जाने डर से कांपते हुए बोली, मैं नहीं कहती कि दुख तुमने दिए हैं, ये भगवान ने दिए हैं। भगवान ही सा औरत के साथ बेइंसाफ़ी की है। मैं नहीं कहती कि ये दुख। और फिर अनजाने डर से कांपती हुई बोली, मैं नहीं कहती कि ये दुख तुमने दिए हैं, ये भगवान ने दिए हैं। भगवान ही औरत के साथ बेइंसाफ़ी की है। मैं सब जानता हूँ। दरबारी ने अपने आप को छेड़ने की कोशिश की। कहा, मर्द सब सह सकता है, तौहीन नहीं सकता। किसकी तौहीन? दरबारी ने जवाब देने की बजाय सीता की ठोकर मारी और पीछे की तरफ जाकर गिरी। खुद वह लंबे लंबे डाग मारता हुआ रोशनियों की तरफ निकल गया। सीता एक ऐसे डर से कांप जा रही थी जो अपने मुख्तसर सी जिंदगी में उसने कभी ना देखा था, जिसका तजर्बा उसने अपनी पिता की मौत पर भी ना किया था। माँ की छाती में मुंह छिपाकर वह सब भूल गई थी। जैसे चलते हुए घोड़े की गिरदा हल्की हल्की उंगलियां फेरने से एक तरह का खत, एक किस्म का आराम आता है, ऐसे ही माँ के सर पर हाथ फेरने से उसके सारे दुख दर्द दूर हो गए थे। वहीं रेत पर पड़ी पड़ी सीता दबी दबी सिसकियाँ लेती रही। बीच में कभी कभी वो सर उठाकर देख लेती थी, कोई देख तो नहीं रहा, मदद के लिए तो नहीं आ रहा। जैसी मुसीबत में पड़ी हुई औरत के लिए कोई ना कोई बांका ज़रूर चला आता है। सामने दिए की लो में कोई चीज़ सीता ने उठाई हो तो वो चांदनी की डिबिया थी जो नीचे जाकर जा गिरी थी। अब मैं रेत चली आई थी। यह हकीकत है कि दरबारी सीता से प्यार करता था, किसी इतना नहीं जितना सीता करती थी। सीता तो जैसे इस दुनिया में अपने नाम को बजा साबित करने के लिए आई थी। अब अशोक बाइकाट में पड़े देखती रही थी। कोई ऊपर से सिंध में अंगूठी फेंके, लेकिन राम जी की ज़माने से आज तक बीच में क्या कुछ हो गया था। अब तो अंग्रेज़ी फन चला आया था जिससे दरबारी पूरा लुत्फ़ उठाना चाहता था। घर में जाली लग गई थी। 3 दिन खूब ही परेशान करने के बाद सुख तरखान छठी कर गया था। सिर्फ सुथरे बरामदे में बैठे हुए दरबारी खाली खाली निगाहों से सड़क के उस मोड़ को देख रहा था जहाँ कभी सुन्नी, कभी सरवती, कभी धानी और कभी जोगिया रंग लहराया करते थे। पास दरबारी का भांजा महमूद या बनवाड़ी सरकंडे से टीन से है। दरबारी ने एहतजाज किया, क्या कर रही हो तुम, चुप रहो। वो बोली, तुमसे 1000 हाँ कहा, मुझे आपा मत कहो। दीदी कहते कि सांप सूंघता है। अच्छा जी, दरबारी बोला, दरअसल बात की ये नहीं, बात ही नहीं। देखो तो कैसे रो रहा है। ऐसे तो लॉर्ड डेंचर भी बुरा बोर्ड डूब जाने पर नहीं रोया होगा। दवा से खेलो ना। कैसे दो दवा, कहीं आँख फोड़े। सब बच्चे उठते सीधे खिलौने से खेलते आए हैं, कितनों की आंखों फूटी है, कितना शैतान है कोई भी नहीं है। सब माँ को अपना बच्चा इतना ही शैतान मालूम होता है। महमूद या बनवाड़ी बड़ी बेजार से रो रहा था। घर भर के उसने सर उठा रहा था। दरबारी ने ताकत पर से जापानी बिल्ली उठाकर कर दी जो चाबी देते ही भागना और
कलाबाज यहाँ लगाना शुरू कर देती थी। जैसे देख देख कर बच्चे तो क्या बड़े भी महजूज हो जाते थे, लेकिन बच्चों को तो वही खिलौना चाहिए जो किसी ने फेंका है। दरबारी ने बड़े बड़े मुंह बनाए, कैसे कैसे खो खो खा खा किया, मुंह में अंगुली डालकर हनुमान हनुमान बना, फिर जाने वाली आगा, लेकिन वह दरबारी हाथ उसे अपना वही खिलौना चाहिए था। दरबारी का जी चाहा उसे थप्पड़ मार दे, अगर बच्चे के रोने का डर ना होता तो वो ज़रूर मार देता। दरबारी ने एकाएक ही झल्ला कर कहा, अब बंद भी कर साले। अंदर से आवाज़ आई, साले साहब दे यार। बच्चा रो रहा था। आखिर वेदी भागी और दीदी भाग आई। उल्टे पैरों हैं। हे राम, अल्लाह क्यों नहीं कहते? भगवान के लिए तुम चुप रहो, खुदा के लिए क्यों नहीं कहो तो। फिर सतवंती या कनीज जैसे खिलौना छीन कर ले गई थी, वैसे ही लौटा दी भी गई। ले मेरे बाप, मैंने खिलौने को बच्चे के हाथ में ठूंसते हुए कहा। फिर वैसे उसकी हालत जार देख कर ना सही उसे उठाया, छाती से लगाया, हेलो रे, कमीज से उसके मुंह पोंछा, नाक साफ किया, चूमा चाटा और उसके कहे के मुताबिक बड़े ठंडी पड़ी। और फिर बहुत गालियाँ अपने आप को दी। हाय मर जाए ऐसी माँ, ना रहे उसकी दुनिया में। लाल को कितना दुलार किया। और फिर अपने पति या शौहर की तरफ देखती ही परस पड़ी। देखो तो क्या मज़े से बैठे हैं। वो उठ खड़े हुए, खासे बेमज़ा दिखाई दे रहे थे। दरबारी बोला, अब चाहे हाथ नहीं गर्दन भी काट ले। दे दी बोली, मरोंगी मैं। तुम लोगों को इतना भी सा भी वो ना होगा या नहीं? दरबारी बोले, कहते हैं नादान भी वही करता है जो नादान करता है, दाना भी वही करता है जो नादान करता है। लेकिन हजार झुक जाने के बाद पहले ही छींकने की बेवकूफ़ी ना की होती। हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, दीदी कहती हुई बच्चे को अंदर ले गई। माँ होना, अकल भी रखना अलग बातें हैं। आप दीदी के कंधे पर सर रखे अपने बदमाश महमूद बनवारी हंसा हुआ दिखाई दिया, जैसे अपनी ताकत, अपनी कुदरत को अच्छी तरह से जानता हो। जब ही सामने सिनेमा की तरफ से आने वाले मोटर पर जी सारंगी 2-3 बार लहराया। दरबारी ने जल्दी से बड़े ठीक किए सर पर टोपी रखी और बाहर निकल गया। मोटर पर सीता खड़ी थी। उसने एक बारगी दरबारी की तरफ ताका और फिर परे देखने लगी। उसकी आंखें फिर कुछ और भी अंदर धंस गई थी, पलकें कुछ और भी नम हो गई थी। कहिए हुजूर, क्या हुक्म है? दरबारी ने पूछा। सीता ने कोई जवाब ना दिया। दरबारी को यूं लगा जैसे सीता कुछ कांप सी रही हो। दरबारी कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा। बोला, अगर चुप ही रहना है तो फिर वो लौटने लगा। सुनो, सीता एकाएकी मुड़ती हुई बोली, मुझे क्षमा कर दो। उस दिन मुझसे बड़ी भूल हो गई। दरबारी ने रुककर उसकी तरफ देखा। अब तो नहीं होगी। सीता ने नफ़ी में सर हिलाया। जहाँ कहोगे मेरे साथ चलोगी? सीता ने इस बात में सर हिलाया और मुंह परे करती हुई सारे पल्लू से अपनी आँखों पोंछ ली। दरबारी के बदन में खून का दौरा जैसे एकाएकी तेज होने लगा। उसने अपने घर दूर से हाथ फैलाए और सीता का नर्म सा हाथ पकड़ते हुए बोला, तू तो ऐसे ही डर रही है सीते। तुझे देखकर मुझे यूँ लगता है जैसे मैं बड़ा नीच हूँ। सीता जैसे यूं ही सुनना चाहती थी, बोली, नहीं, ऐसा क्यों? दरबारी और सीता वही पहुंच गए, शिवाजी पार्क में। दीवार के नीचे दिन डूब चुका था। आज आसमान पर कोई और बादल भी ना था जो ज़मीन की गहराइयों से आसमान पर मुनाकिस होने वाली रोशनी को इधर ज़मीन पर फेंक दे। इसलिए अंधेरे से जल्दी ही दुनिया को लपक लिया। सामने महात्मा गांधी स्विमिंग पूल
और इर्द गिर्द बने हुए जंगल खाके बने और फिर मासूम हो गए। दरबारी के बढ़ते हुए प्यार के सामने सीता मुनफिल हो बैठी थी। दरबारी एकदम झिल्ला उठा और बोला, कुछ हंसो, बोलो भी ना। सीता को हंसना पड़ा। दरबारी ने सीता को खोखली हंसी को नकल उतारते और सीता सचमुच ही हंस दी। दरबारी हौसला पाकर बोला, तुम्हें क्या सचमुच मुझ पर विश्वास नहीं? ये बात नहीं है, सीता बोली। तुम मुझसे शादी कर भी लोगे तो भी मुझे नफरत की निगाहों से देखोगे, समझोगे मैं ऐसी ही हूँ। नहीं सीते, मैं नहीं समझूंगा, कभी नहीं समझूंगा। जब भी कुछ लोग हाथ में लोहे की सलाखें लिए चले आए और दरबारी चौंका और उसकी तसल्ली हुई। जब उन्होंने सलाखें पड़े में मारनी शुरू कर दी, वह ब्योड़े के उस दफीने को देख रहे थे जो एक दिन पहले उन्होंने परिते में वहाया होगा और अब समुद्र में जवार आने से पहले और अब बरामद करना इस्तेमाल में लाना चाहते थे। दरबारी सीता उठकर जरा परे दीवार की तरफ दूसरे किनारे पर जा बैठे। मुड़कर देखा तो दीवार के ऊपर मुंबई के बर्तन मांझने वाले रामा लोग बैठे हैं और आपस में टमटमा कर रहे थे। दरबारी ने देखते हुए भी न देखना चाहा। सीता घबरा रही थी, लजा रही थी, सीना पसीना हो रही थी। वो मुकम्मल तौर पर दरबारी के हाथ में थी। आज उसका अपना कोई और इरादा न था। वो तो किसी रो बैठी थी, रूठे को मनाने बैठी थी। जब भी कुछ मन चले, ए मेरे दिल कहीं गाते हुए पास से गुजरा। फिर एक पुलिस मैन आया और दरबारी झिल्ला कर खड़ा हो। उसने खूनी आंखों से इर्द गिर्द के मुंतज़िर देखा और अंग्रेजी में एक मोटी सी गाली दी। बोला, चलो सीते, जूही चलेंगे। जूहू? हाँ, उठो, केडल रोड से टैक्सी लेते हैं। सीता चुपचाप उठकर दरबारी के साथ चल दी। सीता और दरबारी जूहू के बीच पर उधर फिर ना सकते थे क्योंकि उसमें खतरा था। रोज़ कोई ना कोई वारदात होती रहती थी। अभी चंद ही दिन हुए थे, एक कत्ल हुआ था। चंद गुंडों ने एक मियाँ बीवी को बहरे ज़िंदगी के दो किनारों पर जा खड़ा कर दिया था। लेकिन उसी दिन से जूहू के सब होटल, सब कैंटीन ग्राहकों से भरे पड़े थे। कोई डेढ़ घंटे के बाद दरबारी सीता फोर्ट की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सीता कोई बात करती थी, दरबारी कोई और ही जवाब देता भी था तो खरे बेताल्लुक ज़बान में एक अजीब तरह की लुकनत थी, जैसे कोई नशे वाले चीज़ मुंह में रख ली है, जैसे ज़बान से फूल गए हों। टैक्सी हाजी अली से, यह आया था पिछली बार। टैक्सी हाजी अली से होते हुए तारदियो में दाखिल हुई। वहाँ से ऊपर हाउस से होते हुए हारून बाई रोड पर जा पहुँची, जिसका नाम अब महात्मा गांधी रोड हो गया है। एक होटल पर पहुँचते हुए दरबार ने मैनेजर से पूछा, कोई कमरा है? मैनेजर ने गौर से दरबारी की तरफ देखा, जिसके चेहरे से मालूम होता था कि जैसे कोई वारदात करके आया है या करने के जा रहा है। पीछे सीता खड़ी ज़मीन की तरफ देखते हुए थर काँप रही थी। दोनों गुनाह की आदत न थे, खाम बेरहम फितरे की हाथों गिरफ्तार वह दीवाने से हो रहे थे। जब ही मैनेजर ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं? जी, दरबारी ने एकाएकी सोचते हुए कहा, औरंगाबाद से। खूब। मैनेजर ने पीछे सीता की तरफ और फिर दरबारी के सियाह चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपका सामान कहाँ है? जी, सामान तो नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैनेजर ने दरबारी की तरफ यूं देखते हुए कहा जैसे वो कोई जिन्स लचीली सी शय हो, और बोला,
अपने पास कोई रूम नहीं। क्या मतलब? अभी तो टेलीफोन है पर। हाँ, बेरा ने 27 कमरा नंबर 27, जो एक ट्रे फेयर मूंग की दाल, सोडे की बोतलें और चाबी लेकर जा रहा था, बोल पड़ा, ये होटल इज्जत वाले लोगों के लिए है साहब। दरबारी कुछ न कह सका। हालांकि वो जानता था कि वो सूख से जानता था उस बेरे के कांप 1 रुपये से ज़्यादा न था। कबीला मैनेजर साहब की इज्जत 5 रुपये से, और आज सब के सब एकदम नेकी और इज्जत और शराफत के पुतले बन बैठे थे। इज्जत और शराफत के पुतले थे या नहीं, लेकिन एक बात तय थी कि ज़िंदगी में कुछ भी गुजरने के लिए मशाक होने की ज़रूरत है। नंगा हूँ मैं, एक पैसा विचारावाना जुरात और बेबाकी और बेहयाई लानी पड़ी है, जिसके सामने मद्दे मुकाबिल का इखलाक, उसकी शराफत और पारसाई छोटी पड़ जाती है। दरबारी अपने अंदर कहीं कमज़ोर, कहीं बुज़दिल था। वह एक तराशुदा हीरा था, लौटते हुए गालियाँ बक रहा था अंग्रेज़ी में, जब भी वो होटल के मुनज़्ज़मीन को सुना भी चाहता था और उनसे छुपाना भी। चलो सीता, दरबारी ने कहा, फिर कभी सही। और दोनों टैक्सी पर बैठकर घर की तरफ चल दिए। ज़िंदगी बेकैफ हो गई थी। अपनी इतनी हज़मियत का एहसास दरबारी को कभी नहीं हुआ था। उसकी निगाहों में कई लोग हीरो हो गए और बहुत से हीरो पीर हैं आकर। आज उसका कहीं जाने का इरादा नहीं था, कोई प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हालांकि उसका मुबहम सा एहसास के साथ वो दफ्तर से जल्दी चला आया था। थका थका टूटा टूटा मुजमहिल सा था। उसी शाम शिकस्त और बेहुरमती के बाद एक तस्कीन का सामान एहसास था, जो तस्कीन भी नहीं थी। ये पैदा ही ना होती। ऐसी ही बड़ी ख्याली को बहुत अहमियत देते हैं, तो ये हज़रत पैदा ही ना हो। अगर हो तो इंसान की औलाद की तरफ इन्हें झुटक नहीं सकते और उनका गला नहीं घोट सकते, क्योंकि हर दौर सूरत में सज़ा मौत है। दिमाग के लिए किसी कोने में चुपके दबके पड़े रहेंगे, और उसी वक्त आएंगे जब आपको मुकम्मल तौर पर निहत्ते होंगे, बिल्कुल बेदस्ता गसदा जाने वाली मैयत की तरफ। दरबारी उस वक्त बरामदे में बैठा डान बासुकून की दीवार के साथ उगे हुए पेड़ों को देख रहा था, जिसके छानों में मोहल्ले और उमरा की मोटरें सस्ता रही थी। कुछ तो उनमें से अमीर मज़दूरों की थी, जो घर से दफ्तर और दफ्तर से सीधे घर चले आते थे, और बीवी के साथ झगड़े ही से उसकी पूरी तसल्ली हो जाती थी। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इन्हें चलते फिरते कबहा कहबा कहबा खाने बना रखा था। उसके ड्रामाइयों और को हर शाम गाड़ी पर चमकाए और मुंह से रखने की ख्वाह चुपके से दे रह जाते थे। वो बेरा नंबर 27-28 थे। दरबारी ने खींच खांच कर उसके दिन होटल में पैदा होने वाली मायूसी का कार में अफसाइशें पाने वाली उम्मीद ताल्लुक़ पैदा कर लिया। लेकिन क्या फ़ायदा उम्मीद को चकनाने धमकाने से? कार थोड़ी ही मिला करती है। बाप गिरधारी लाल मेहता तो पैसे को हवा भी नहीं लगवाते थे। अगले जन्म में भी सांप बनकर दफीने पर बैठे जाने का इरादा था। साले भाई या सरदारी लाल मुँह अपने बच्चों के लिए घर चले गए थे। पीछे हटक से बाजुओं वाले बच्चे भागी रह गई थी, जिससे भैया से बच्चा ना हो सके। ये तकरार रही थी। कहती थी तुम में नुक्स है। वह कहते थे तुम में नुक्स है। वह कहती थी तुम डॉक्टर को दिखाओ। वह कहते थे तुम अपना मुआयना करो। ना पैद बच्चे मायूसी से उन्हें देखते रहते और अपना सर पीट लेता। दरबारी को मुकम्मल तौर पर बोर हो चुका था। जानता था कि थोड़ी देर घर में रहेगा तो माँ शादी की बातें करे चुकी हो आएगी, और शादी नहीं करना चाहता। वहाँ कुछ दिनों बाद
जिसके साथ रात जागते हैं, पहले तो घर आने थे नहीं आते, फिर मुंह से शरीर होते हैं। भगवान के लिए सीता बोले और उससे बबल की तरफ इशारा किया, लेकिन दरबारी की आंखों पर जैसे कोई चर्बी छा गई हो। उसे कुछ न दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक ही एहसास था कि वह एक तरोताज़ा और शादाब लड़की और तेज़ी से सांस ले रहा था। उसने जब अपने बाजू सीता के गर्द डाले तो वह गोश्त पोश्त की नहीं, लकड़ी की मालूम हो रही थी। सीता नर्म और गुदाज जिस्म में खबे जा रही थी। सीता ने कोई मज़ाहमत न की। दरबारी की बाहों में कांपती हुई हर लम्हा हर लहजा बेदाम होती जा रही थी। आज वही खुद भी बेसहारा होना चाहती थी। बबल ने डर कर दोनों तरफ हाथ देखा। सीता को अभी तक रोते देख कर दरबारी कह रहा था, वही मतलब हुआ ना, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे? बबल ने ऐश पड़े की राख मुंह पर मल ली थी और अब रोने लगा था। चुप बे, दरबारी ने नफरत और गुस्से के साथ कहा। सीता चौंकी और दरबारी भाग जाने पर चाहती थी और सीता चौंकी, वह बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ बाजू जवाब दे चुके थे। दरबारी की डांट बहुत के बाद बबल ने डर कर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरबारी एकदम आग बगोला होता लपका, जैसे उसका घोंट देगा। दरबारी डांट के बाद बबल ने डर कर चिल्लाना शुरू कर दिया। दरबारी एकदम आग बगोला हो चुका होकर लपका, जैसे उसका गला घोंट देगा। मर्द और औरत के बीच उसके बेआंग और आवाज़ को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। बबल के पास पहुंचते ही उसने ज़ोर से एक थपड़ा बबल को मार दिया। बबल लड़खड़ा कर दूर जा गिरा। शर्म नहीं आती? कहीं से मिस्री की आवाज़ आई। दरबारी ने लपक कर देखा। मिस्री नहीं, सीता थी, जो किसी अनजानी ताकत के आ जाने से नीम बरहाना हालत में उठकर बबल के पास आई थी और उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया था। बबल सीता की छाती में से सर दे रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था। फिर उसने अपना मुंह उठाया और आधी बंधी हुई खोखली की बावजूद दरबारी की तरफ इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो, उसने मुझे मारा है। दरबारी महसूस हुआ जैसे इतने साफ सुथरे कपड़े में भी वह गंदा है। वह सीता से इतना शर्मिंदा ना था जितना बबल से, लेकिन अपने आप को हक बेजानिब समझने की उसके पास अभी बहुत सी दलीलें थीं। जब ही दरबारी ने अपना सर जैसे किसी दलदल में से उठाया और बबल की तरफ देखने लगा। वो सीता की तरफ देख भी न सकता था, क्योंकि वह नंगी थी। बबल से अपने नंगेपन को छुपा रही थी और दरबारी को देख रही थी, जैसे वो दुनिया शफा तरीन इंसान था, जिसे कमीना हद तक उतर आया था। फिर उसकी निगाहें खाली थी, वह कुछ भी नहीं समझ रही थी। शर्मसारी नदामत और खजालत से दरबारी ने अपना हाथ बबल के हाथ बढ़ाया। सीता का बस चलता तो वह कभी बबल को दरबारी के कंधे और जिन्स हाथों में ना देती, लेकिन वह क्या करती। बबल खुद ही बेताब होकर दरबारी के बाजुओं में लपक गया और रोते हुए उल्टा सीता की तरफ इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो, उसने मुझे मारा। अब दरबारी के पास कोई दलील न थी और न सीता के पास। दरबारी ने कहा। सीता कुछ न बोली, वो रो भी न सकती थी। जल्दी से उसने सारी का पल्लू खींचा और अपना जिस्म ढक लिया। दरबारी फिर बोला, तुम कभी कभी मुझे माफ़ कर सकोगी? फिर शक व शुबे के अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बोला, हम पहले शादी करेंगे। और फिर उस हिम्मत के अपना दूसरा बाजू सीता के गर्दन पर डाल दिया। सीता ने दरबारी की आंखों में देखा
और फिर एक जस्त के साथ दरबारी से लिपट गई और उसके अंधे पर सर रख कर बच्चों की तरह रोने लगी। उसने आंसुओं में दरबारी के आंसू भी शामिल हो गए। दोनों के दुख एक हो गए और सुख भी। उन दोनों के रोने देख कर बबल ने रोना बंद कर दिया और हैनानी से कभी सीता कभी दरबारी की तरफ देखने लगा। जब ही एकाएकी वो हंस दिया, जैसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और अपने मुरे मुरे के लिए दरबारी की मुट्ठी को खोलना शुरू कर दिया। ये था आखिरी लाइन। इसमें कुछ रह गया था, लेकिन हम इसको यहीं पर